अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल एक ऐसा साउथ एशियन कंट्री है जो कि 3 तरफ से इंडिया में गिरा हुआ है और जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट चाइना के साथ मिला हुआ है। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जिसको एक लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंड लॉक्ड कंट्री वो कंट्री होता है हुज टेरिटरी इज़ नॉट कनेक्टेड टू एन ओशन, जिसके कोई मैरीटाइम बॉर्डर्स नहीं होते, जिसके सारे बॉर्डर्स लैंड बॉर्डर्स होते हैं और किसी भी तरफ से उस कंट्री की जो ओपन सी है, जो समुंदर है, उस तक असेस नहीं होती। सेकंड फीचर क्या है? इट इज़ अ माउंटेनियस नेशन, पहाड़ी मुल्क है। अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि नेपाल का कितने % जो लैंड मास है वो पहाड़ों से गिरा हुआ है। बॉर्डर्स द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन द वेस्ट, ये जो इलाका है लेफ़्ट साइड पे, इस साइड पे इंडिया की जो स्टेट है उत्तराखंड, वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। उत्तर प्रदेश इन द साउथ, ये जो नीचे वाला इलाका है, यहाँ से इंडिया की यूपी स्टेट उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। बिहार इन द साउथ ईस्ट, इस साइड पे, इस जगह पर जो बिहार स्टेट है जो कि इंडियन स्टेट है, वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। एंड वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम इन द ईस्ट, जबकि ईस्ट वाली साइड पे बांग्लादेश के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये जो दोनों स्टेट्स हैं ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो वेस्ट, ईस्ट और साउथ, ये तीनों तरफ से नेपाल किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? इंडिया के साथ। और ये जो नॉर्दर्न पार्ट है नेपाल का, यहाँ पर नेपाल चाइना के ऑटोनोमस रीजन, जिसको तिब्बत भी कहा जाता है और शियान भी कहा जाता है, इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। चाइना के 5 ऑटोनोमस रीजन हैं और इन 5 ऑटोनोमस रीजन में से जो नेपाल है वो शियान ऑटोनोमस रीजन, कॉमनली नोन एज तिब्बत, इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो नेपाल की जो लोकेशन है ये साउथ एशियन कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, माउंटेनियस कंट्री है और 3 तरफ से वेस्ट, ईस्ट और साउथ से इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जबकि नॉर्दर्न साइड से चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है नेपाल के फ्लैग के बारे में, और वो क्या है? द नेपालीज फ्लैग इज़ द ओनली नेशनल फ्लैग इन द वर्ल्ड दैट इज़ नॉट स्क्वायर। ये दुनिया में अकेला, वाहिद, अकलौता ऐसा झंडा है जो कि स्क्वायर शेप में नहीं है। 2 निशान आपको इस झंडे पर नज़र आ रहे हैं, तो ये आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नेपाल डिस्कस करते हैं। जो कंटेम्प्रेरी नेपाल है, जो प्रेजेंट नेम है, ऑफिशियल नेम नेपाल का, वो है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। नेपाल किसी वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी रहा है, लेकिन अभी इस वक्त 2022 में नेपाल एक फेडरल स्टाइल रिपब्लिक है, एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। नेपाल की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसकी पॉपुलेशन है 30.3 मिलियन 2021 में ये कैलकुलेट की गई। तो 30 अराउंड अबाउट आप कह लें कि 30 मिलियन नेपाल की पॉपुलेशन है। अगर हम नेपाल के नेशनल कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो दैट इज़ काठमांडू। सो द लार्जेस्ट सिटी एंड द नेशनल कैपिटल ऑफ नेपाल इज़ काठमांडू। द लैंग्वेज स्पोकन इज़ नेपाली। ज़्यादा जो नेपालीज़ हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो नेपाली ज़ुबान बोलते हैं, जो कि नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अगर हम रिलीजन्स की बात करें तो हिंदुइज़्म तकरीबन 81% और बुद्धिज़्म 9%। बाकी नेपाल के अंदर कौन कौन सा रिलीजन इन प्रैक्टिस है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर याद रखिए कि इंडिया जो कि नेपाल की बॉर्डरिंग और
नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पर भी हिंदूज़ की मेजॉरिटी है और नेपाल भी एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें 81% के करीब हिंदू मेजॉरिटी है और 9% के करीब बुद्धिस्ट हैं। याद रखिए कि नेपाल के साथ जो दूसरी स्टेट है इसकी ईस्टर्न साइड पे वो है भूटान, लेकिन नेपाल और भूटान एक दूसरे के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते, दरमियान में इंडियन स्टेट्स हैं, इंडियन इलाके हैं। और भूटान एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, लेकिन नेपाल के अंदर हिंदूज़ मेजॉरिटी है। और मुस्लिम्स यहाँ पर कितने हैं? 4.4%। एक और यहाँ पर रिलीजन है किरात, ये 3.1% है, क्रिश्चियंस 1.4% हैं और अदर्स इसमें 0.8% हैं। नेपाल किस चीज़ के लिए फेमस है? ये जो पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है, गेस कीजिए कि ये किस फेमस माउंटेन की पिक्चर है। तो ये माउंट एवरेस्ट की पिक्चर है। सो नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे दुनिया की 8 हाईएस्ट पीक्स हैं इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। एक और जो मशहूर चीज़ है नेपाल की वो क्या है कि नेपाल इज़ नोन एज द सोर्स ऑफ अ फेमस रिवर द गैंगीज, गंगा। मैनी ऑफ द मेन ट्राइब्यूटरीज ऑफ द गैंगीज ओरिजिनेट इन नेपाल। गैंगीज की जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो मेन ट्राइब्यूटरीज हैं, उसमें से बहुत सारी कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से निकलती हैं? नेपाल से। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नेपाल एक माउंटेनियस कंट्री है, सो वी मे से दैट नेपाल कंटेन्स सम ऑफ द मोस्ट रॉक्ड and difficult mountain terrain in the world. Roughly 75% of the country is covered by mountains, and this number is really very huge. 75% of the total landmass of Nepal is covered by mountains. अगर हम नेपाल को डिवाइड करना चाहें तो नेपाल को 4 मेन फिजिकल बेल्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी नीचे वाली साइड से ऊपर वाली साइड की तरफ हम इसे डिवाइड करेंगे। दीज आर फर्स्ट द तराई, अ लो फ्लैट फर्टाइल लैंड एडजेसेंट टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया। याद रखना है आपने कि तराई प्रोविंस, तराई रीजन इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, क्योंकि नेपाल के अंदर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है उसमें तराई एक पार्टी है, उस कॉन्फ्लिक्ट का एक एक्टर तराई रीजन है। और तराई रीजन का जो कल्चर है वो इंडिया के साथ ज़्यादा मिलता जुलता है, इंडियन कल्चर के साथ ज़्यादा उसकी सिमिलैरिटी है, ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। तो तराई रीजन जो है ये लो फ्लैट फर्टाइल लैंड है। सेकंड, द फॉरेस्टेड चुरिया फुट हिल्स एंड द इनर तराई जोन राइजिंग फ्रॉम द तराई प्लेन टू द रग्ड महाभारत रेंज। और जो थर्ड रीजन है, जो थर्ड बेल्ट है, द मिड माउंटेन रीजन बिटवीन द महाभारत रेंज एंड द ग्रेट हिमालयाज। एंड फोर्थ द ग्रेट हिमालय रेंज, ये आपको एग्जैक्टली जो नॉर्दर्न नेपाल है ये वो इसका बेल्ट बनेगा। और इस बेल्ट की जो हाइट है इट इज़ राइजिंग टू मोर देन 29,000 फीट। तो आपने अभी 4 बेल्ट्स पढ़ी नेपाल की। अगर हम नेपाल की इकोनॉमी की बात करते हैं तो चूँकि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, सो इट लैक्स सब्सटेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नेपाल इज़ वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड, यानी गरीब मुल्कों में इसका शुमार होता है। क्यों? क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रॉपर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी इनएडिक्वेट है। द इकोनॉमी इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ बेसिक मटीरियल्स एंड ऑन फॉरेन मार्केट्स फॉर इट्स फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। Nepal imports essential commodities such as fuel,
construction material, fertilizers, metals and most consumer goods। यानी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो भी ज़्यादातर नेपाल इंपोर्ट करता है, और ज़्यादातर ये कहाँ से इंपोर्ट करता है? इंडिया से। एंड एक्सपोर्ट्स, दूसरे मुल्कों को बेचता क्या है? दूसरे मुल्कों को बेच के जो ज़र मुबादला हासिल करता है वो प्रोडक्ट्स हैं राइस, जूट, टिम्बर एंड टेक्सटाइल। टिम्बर चूँकि पहले हमने बात की कि इसका एक जो इलाका है वो जंगलात पर मुश्तमिल है, तो टिम्बर यहाँ की एक फ़ाइन प्रोडक्ट है जिसके ज़रिए से नेपाल जो है वो इसको एक्सपोर्ट करता है और जो इसकी बाकी नीड्स हैं वो पूरी करता है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इसका नाम है शीतल निवास। ये जो बिल्डिंग है ये खटमंडू में है और यहाँ पर जो नेपलीज़ प्रेसिडेंट है उसका ऑफिस है। शीतल निवास इज़ अ बिल्डिंग दैट इज़ लोकेटिंग इन खटमंडू एंड इट इज़ द हाउस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम नेपाल की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नेपाल एक लंबे अरसे तक हेरिडिटरी प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर रहा, और ये जो वरासती यानी बाप के मरने के बाद उसका बेटा, ये जो प्राइम मिनिस्टर्स थे इन्होंने हमेशा पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन को फेवर किया, यानी नेपाल को दुनिया से अलग थलग रखा। इसी वजह से नेपाल 1955 तक यूएन का मेंबर कंट्री भी नहीं बना, और 1955 में नेपाल ने यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप हासिल की। लेकिन 1950 में एक रिवोल्ट हुआ जिसको पैलेस रिवोल्ट कहते हैं, और इस पैलेस रिवोल्ट ने जो क्राउन की अथॉरिटी थी उसको रीस्टोर कर दिया और ये जो आइसोलेशन वाली पॉलिसी थी इसको ख़त्म किया। 1991 में द किंगडम ऑफ नेपाल established a multi-party parliamentary system, and in 2008 after a decade-long period of violence and turbulent negotiation with a strong Maoist insurgency, the monarchy was dissolved and Nepal was declared a democratic republic। लेकिन ये जो 2008 की मूव है ये भी टेम्परेरी मूव साबित हुई, और उसके बाद 2015 में परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन आया। द क्राउन डिसॉल्व्ड पार्लियामेंट इन 1960 एंड सब्सिक्वेंटली बैंड पॉलिटिकल पार्टीज़। जो क्राउन था उसने पॉलिटिकल पार्टीज़ पे पाबंदी लगा दी, उनको बैन कर दिया। देयर आफ्टर नेपाल बिकेम ओनली नॉमिनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 that was amended in 1967 and then in 1976 and then in 1980 effectively gave the king autocratic control over a multi-tiered system of panchayat। ये जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको 3 बार अमेंड किया गया, इसने किंग की पावर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, बहुत बढ़ाया। In 1980s, political restrictions were eased। Political parties जिनको कंपेन करने से मना कर दिया गया था और political parties को बैन कर दिया गया था, ये जो restrictions थी political activities के ऊपर, political parties के ऊपर, 1980s में इन political restrictions को आसान बनाया गया, इनको कम किया गया। And organizations such as Nepali Congress Party, the Communist Party of Nepal, and various other small left-leaning students groups and different radical Nepalese anti-monarchists groups, इन सब को परमिशन दी गई मोर और लेस के वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हाउएवर वर नॉट गेन लीगलाइज्ड अंटिल 1990। 1990 में क्या हुआ? When a nationwide unrest forced King Birindra to accept the formation of a multi-party parliamentary system। एक नया आइन बना नवंबर 1990 में जिसने मोनार्क की पावर्स को रिड्यूस किया, बट द किंग रिमेन्ड द हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन जो इफेक्टिव एग्जेक्टिव पावर थी दैट वाज गिवन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जस्ट लाइक फेडरल कैबिनेट, उसको लीड कौन कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो नॉमिनल पावर्स थी वो किसके पास रही? वो हेड ऑफ द स्टेट यानी किंग के पास ही रही। Appointed by the king, the prime minister was required to be either the leader of the majority party in the House of Representative. House of Representative क्या था? That was the lower house of the parliament. Or if there was no majority party, a representative who could form a coalition majority. The king was constitutionally also a part of parliament. क्यों किंग को पार्लियामेंट का पार्ट कहा जा रहा है? बिकॉज ही वॉज चार्ज्ड विद गिविंग एसेंट टू बिल्स दैट हैड बीन पास्ड बाय बोथ लेजिस्लेटिव चैम्बर्स, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द नेशनल काउंसिल। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाज द लोअर चैम्बर एंड द नेशनल काउंसिल वाज द अपर चैम्बर। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की अगर आप बात करें तो उसमें भी जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडी मींस नेशनल असेंबली और सेनेट ने जो भी लेजिस्लेशन करनी है उसको फाइनल अप्रूवल किसने देनी है? प्रेसिडेंट ने। सेम वाज द केस विद नेपाल। नेपाल के अंदर भी जो किंग था ही वाज हेड ऑफ द स्टेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड नेशनल काउंसिल ने जो भी लेजिस्लेशन करनी थी उस लेजिस्लेशन को एसेंट और फाइनल अप्रूवल किंग से ही मिलनी थी। The House of Representatives consisted of 205 members popularly elected to 5 years term। जो टेन्योर था लोअर चैम्बर का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का वो 5 साल था। द 60 मेंबर्स ऑफ द नेशनल काउंसिल, अपर चैम्बर की बात हो रही है, उसके जो 60 मेंबर्स थे दे हेल्ड 6 ईयर्स टर्म, यानी उनका जो टेन्योर था वो 6 साल था। जैसे पाकिस्तान में भी जो अपर चैम्बर है पाकिस्तानी पार्लियामेंट सेनेट, उसका टेन्योर 6 ईयर्स होता है। 10 वर नॉमिनेटेड बाय द किंग। इन 60 की फर्दर जो ब्रेकडाउन है उसमें से 10 को किंग नॉमिनेट करता था। 35 वर इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विच 3 हैड टू बी वीमेन। उसमें से उन 35 में से 3 औरतें होना ज़रूरी थी। एंड 15 वर सेलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। The Constitution gave the House of Representatives considerably more power than the National Assembly। और आमतौर पर जो लोअर चैम्बर्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू अपर चैम्बर्स। ऑल Nepalese citizens एज 18 एंड ओल्डर आर एलिजिबल टू वोट। यानी जो फ्रेंचाइज है, जो राइट टू वोट है, वो 18 साल और 18 साल से ऊपर तमाम लोगों को हासिल है। बिकॉज मोस्ट वोटर्स इन नेपाल आर इलिटरेट, candidates largely have been chosen by party symbol। A tree for the Nepalese Congress Party, उसका जो निशान है वो दरख्त का है। and a sun for the United Marxist Leninist Party of Nepal, उसका जो इलेक्टोरल सिंबल है, जो पार्टी सिंबल है, वो सूरज है। Some voters moreover have had to travel long distances, in some cases for hours along mountain paths in order to reach a polling station। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है वो नेपाल के अंदर बहुत ज़्यादा है। द अर्ली 21st सेंचुरी वाज अ टुमचुअस येट ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड इन नेपाल्स गवर्नमेंटल हिस्ट्री। कैसे? अ माओइस्ट इंसर्जेंसी दैट हैड बीन गेनिंग स्ट्रेंथ सिंस द लेट 1990s demanded not only the election of a constituent assembly to draft a new constitution बट आल्सो द एबोलिशन ऑफ द मोनार्की। उनकी क्या डिमांड थी कि एक नया आइन बनाया जाए और मोनार्की को मुकम्मल तौर पे नेपाल से ख़त्म कर दिया जाए। एज द इंसर्जेंट्स नेगोशिएटेड विद द गवर्नमेंट टेंशंस एस्केलेटेड इनटू वायलेंस। यानी जो टेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी और तशद्दुद होना शुरू हो गया। फॉलोइंग इंटरमिटेंट पीस टॉक्स, अबॉर्टिव सीज फायर, dissolution and reconstitution of the House of Representatives and the major abrogation of the king's authority, the Maoists and the government finally agreed to drafting of an interim constitution promulgated in January 2007 and the formation of an interim administration। जब इस चीज़ पर एग्रीमेंट हो गया माओइस्ट इंसर्जेंट्स का और गवर्नमेंट का, Elections for a constituent assembly of some 600 members were held in April 2008 and the following month, May में
द मोनार्की वॉज इंडीड डिसॉल्व्ड एंड नेपाल डिक्लेयर्ड आ रिपब्लिक, और नेपाल को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया किस कॉन्स्टिट्यूशन में? 2008 कॉन्स्टिट्यूशन में। द कंट्री कंटिन्यूड टू ऑपरेट फॉर सेवरल मोर ईयर्स अंडर एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 2008 में बनाया गया था, दैट प्रोवाइडेड फॉर अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with most of the powers vested in the Prime Minister. Protracted negotiations finally produced a new permanent constitution in 2015, which was approved by the legislature and promulgated on September 20th. तो इस वक्त नेपाल के अंदर जो आइन वर्किंग है, जो फंक्शनल है, वो 2015 वाला है। द डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश्ड अ सेकुलर फेडरल स्टाइल रिपब्लिक। इसीलिए ये भी याद रखें कि इस वक्त जो 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल के अंदर इन प्रैक्टिस है, उसके मुताबिक नेपाल एक रिलीजियस स्टेट नहीं है, रेदर इट इज़ अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट कौन सी होती है? जिसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता। इंडिया भी एक सेकुलर स्टेट है, क्योंकि इंडिया ने भी स्टेट रिलीजन किसी भी मज़हब को डिक्लेयर नहीं किया है। कंसिस्टिंग ऑफ 7 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। अगर हम नेपाल के प्रोविंसेस की बात करें तो इसके 7 प्रोविंसेस हैं, और अगर इसकी लेजिस्लेचर की बात करें तो इट इज़ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 चैम्बर्स, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 हाउसेज। प्रेसिडेंट वुड बी हेड ऑफ द स्टेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर वुड कंटिन्यू एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर को अपनी एग्जेक्टिव पावर्स को असिस्ट करने के लिए जो टीम है उसका नाम क्या रखा गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मीन कैबिनेट। जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है एज पर 2015 कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के अंदर भी जो यूनियन कैबिनेट के लिए वर्ड यूज़ होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वर्ड यूज़ होता है। और अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी जो फेडरल कैबिनेट के लिए वर्ड यूज़ होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वर्ड यूज़ होता है। हमने नेपाल को ब्रीफली डिस्कस किया। आई होप कि ये आपकी क्लास प्रिपरेशन में हेल्पफुल साबित होगा और आप नेपाल की एक डिटेल्ड स्टडी ज़्यादा कंफर्टेबल वे में तैयार कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।